Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is U-Wise PIB का न्यूज है, तो हम जानेंगे U-Wise के बारे में कि ये है क्या. Ministry of Housing and Urban Affairs, Mahua, with help from National Remote Sensing Center, had launched Urban Water Body Information System (UYS) portal for providing satellite image of water body for proper water management planning in the city. जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है उसने मदद के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के लॉन्च किया है अर्बन वाटर बॉडी इंफॉर्मेशन सिस्टम यूवाईएस को. तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि प्रोवाइड किया जा सके सैटेलाइट इमेज को वाटर बॉडीज का प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट प्लानिंग के लिए सिटी पे. Startup selected under the Indian Water Pitch Pilot Scale Startup Challenge will be provided with financial support of up to 20 lakh each to work for water management and rejuvenation. और जो स्टार्टअप जिनको सिलेक्ट किया गया है इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज के अंतर्गत उनको प्रोवाइड किया जाएगा फाइनेंशियल सपोर्ट अप टू 20 लाख का हर एक को ताकि वो वर्क कर सके वाटर मैनेजमेंट और रिजुविनेशन के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरो एमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल. तो हम जानेंगे जीरो एमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल जेडईवीटीसी के बारे में. नीति आयोग लेड इंडिया इनटू द फोर्थ मिनिस्ट्रियल डायलॉग ऑफ द जेडईवीटीसी. नीति आयोग ने लेड किया इंडिया को चौथे मिनिस्ट्रियल डायलॉग के दौरान जीरो एमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल का. ये है क्या जेडईवीटीसी, इसके बारे में हम जानेंगे. इट इज ए ग्लोबल फोरम फॉर्म्ड इन 2020 टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्लोबल ट्रांजिशन टू जीरो एमिशन व्हीकल. ये एक ग्लोबल फोरम है जिसको फॉर्म किया गया था 2020 पे. ये एक्सेलरेट कर रहा है जो पेस है ग्लोबल ट्रांजिशन का जीरो एमिशन व्हीकल की ओर. स्टेटस क्या है इसका? कार, वैन्स, बसेस एंड ट्रक अकाउंट फॉर 21% ऑफ ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक CO2 एमिशन. जीरो एमिशन व्हीकल कैन रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाई एज मच एज 80% ओवर द व्हीकल लाइफ साइकिल. जो कार है, वैन है, बसेस है, ट्रक्स है, ये अकाउंट करते हैं 21% ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक CO2 एमिशन के लिए. और जीरो एमिशन व्हीकल जो है वो रिड्यूस करेंगे ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को एज मच एज 80% तक व्हीकल के लाइफ साइकिल के दौरान. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इरिना रिलीजेस बायो एनर्जी फॉर द एनर्जी ट्रांजिशन. इरिना ने रिलीज किया है बायो एनर्जी को एनर्जी ट्रांजिशन के लिए. तो हम जानेंगे क्या होता है ये बायो एनर्जी क्या है, इसका बेनिफिट क्या होगा. इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इरिना हैज रिलीज द बायो एनर्जी फॉर द एनर्जी ट्रांजिशन ensuring sustainability and overcoming barriers report with the aim to provide the status of sustainable bioenergy development. जो आपका इरिना इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है उन्होंने रिलीज किया है बायो एनर्जी फॉर द एनर्जी ट्रांजिशन इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी एंड ओवरकमिंग बैरियर रिपोर्ट को. इसका एम है कि प्रोवाइड किया जाए स्टेटस ऑफ सस्टेनेबिलिटी बायो एनर्जी डेवलपमेंट को. बायो एनर्जी से हम समझते क्या है? बायो एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटेड व्हेन वी बर्न बायोमास फ्यूल. Example, biofuel for transportation. Bioenergy currently account for 2/3 of all renewable energy consumption worldwide. जो बायो एनर्जी है ये एक फॉर्म है रिन्यूएबल एनर्जी का जिसको जनरेट किया जाता है जब हम बर्न करते हैं बायोमास फ्यूल को. जैसे कि बायोफ्यूल हो गया ट्रांसपोर्टेशन के लिए. बायो एनर्जी जो है वो प्रेजेंटली अकाउंट करता है 2/3 सारे रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन का पूरे विश्व का. क्या बेनिफिट है इसका? Modern application of bioenergy can provide for electricity generation, heating in building, transport fuel or industrial uses. They can also play a major role in the energy transition, especially in sector with limited renewable alternative. जो मॉडर्न एप्लीकेशन है बायो एनर्जी का ये प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, हीटिंग इन बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट फ्यूल और इंडस्ट्रियल यूजेस में काम आता है. ये एक मुख्य भूमिका निभाता है एनर्जी ट्रांजिशन में भी, स्पेशली वैसे सेक्टर के लिए जो कि लिमिटेड है रिन्यूएबल अल्टरनेटिव में. इश्यू क्या है फिर इसका? बायो एनर्जी कैन इनकर नेगेटिव इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट सच एज बायोडाइवर्सिटी लॉस, फूड इनसिक्योरिटी एंड डिफॉरेस्टेशन. लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम भी है, जैसे कि बायो एनर्जी के कारण इसका नेगेटिव इन्वायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होता है, फूड इनसिक्योरिटी आ सकता है, डिफॉरेस्टेशन होता है. सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है? कंट्री नीड नॉट स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क टेलर टू लोकल कंस्ट्रेक्ट. कंट्री को आवश्यकता है स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क की जो कि लोकल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखकर तैयार किया जाए. पॉलिसी मेजर्स आर ऑल्सो अर्जेंटली रिक्वायर्ड टू ओवरकम द वेरियस पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड सप्लाई चेन रिलेटेड बैरियर. पॉलिसी मेजर्स जो है उसको अर्जेंटली आवश्यकता है ताकि ओवरकम किया जा सके जो बहुत सारा पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, टेक्निकल और सप्लाई चेन रिलेटेड बैरियर है. क्रॉस सेक्टर कोऑर्डिनेशन फॉर बायो एनर्जी. क्रॉस सेक्टर कोऑर्डिनेशन करना होगा बायो एनर्जी के लिए.
इंटीग्रेशन ऑफ बायो एनर्जी पॉलिसी मेकिंग विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इंटीग्रेट करना होगा बायो एनर्जी पॉलिसी मेकिंग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ। इरिना का हेडक्वार्टर जो आपका वो बॉन में है। इरिना को फाउंड किया गया था 2009 में। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सपोर्ट करता है कंट्री को उनके ट्रांजिशन में सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर के लिए। ये इंक्लूड करता है 168 मेंबर कंट्री को। ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसको कब फॉर्म किया गया था, ये कितने कंट्रीज मेंबर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईपीईएफ मिनिस्टेरियल। तो हम जानेंगे आईपीईएफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मिनिस्ट्रियल समिट के बारे में। पीआईबी कंक्लूड तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आईपीईएफ मिनिस्ट्रियल समिट कंक्लूड। अभी हाल ही में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आईपीईएफ मिनिस्ट्रियल समिट कंक्लूड किया गया है। आईपीईएफ it is US-led economic grouping of 14 countries in the Indo-Pacific region intended to counter Chinese aggressive and non-transparent trade and economic policy। ये जो है US-led economic grouping है 14 कंट्रीज का। तो वो 14 कंट्रीज का नाम आपको मेमोराइज होना चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन में, जिसका मकसद है काउंटर करना चाइनीज एग्रेसिव और नॉन ट्रांसपेरेंट ट्रेड और इकोनॉमिक पॉलिसी को। मेंबर्स कौन कौन कंट्री है? तो 4 आपका क्वाड कंट्रीज है, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, फिजी, और 7 जो आपका वो एशियन मेंबर है, वो मैप में दिखाया गया है। तो मैप से आपको अच्छे से याद होगा, अभी मैं डिस्कस करूंगा। आईपीईएफ फ्रेमवर्क है 4 पिलर। तो आईपीईएफ फ्रेमवर्क है, इसका 4 पिलर है। सप्लाई चेन रेजिलेंस, क्लीन एनर्जी, डिकार्बोनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सेशन एंड एंटी करप्शन एंड फेयर रेसिलेंट ट्रेड। जो आईपीईएफ है इसके 4 पिलर है। सप्लाई चेन रिसाइलेंस, क्लीन एनर्जी, डिकार्बोनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सेशन एंड एंटी करप्शन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड टैक्स, और फेयर एंड रेसिलेंट ट्रेड यानी स्ट्रॉन्ग लेबर, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड एक्सेट्रा। It aims to define the rule of trade among countries which believe in fair play, transparency and rule-based trading in the future। इसका मकसद है डिफाइन करना रूल को ट्रेड के लिए कंट्रीज का। ये बिलीव करता है फेयर प्ले, ट्रांसपेरेंसी और रूल बेस्ड ट्रेडिंग के लिए फ्यूचर में। आउटकम क्या निकला इस मिनिस्ट्रियल का? इंडिया हैज जॉइंड 3 आउट ऑफ द 4 पिलर रिलेटेड टू सप्लाई चेन, टैक्स एंड एंटी करप्शन एंड क्लीन एनर्जी, but did not join the fair and resilient trade pillar as it was apprehensive of commitment required on the environment, labor, digital trade and public procurement। इंडिया ने ज्वाइन किया है जो 3 आउट ऑफ 4 पिलर था, जो कि रिलेटेड था सप्लाई चेन, टैक्स, एंटी करप्शन और क्लीन एनर्जी से। लेकिन भारत ने नहीं ज्वाइन किया फेयर एंड रेसिलेंट ट्रेड को, क्योंकि उसका मानना है कि ये जो कमिटमेंट है इसके लिए आवश्यकता होगी इन्वायरमेंटल, लेबर, डिजिटल ट्रेड एंड पब्लिक प्रोक्योरमेंट की, जो कि अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है। तो जो 13 कंट्री प्लस फिजी है मिला के जिसके 14 कंट्रीज जो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में आईपीईएफ, ये आप देख सकते हैं। ये आपका यूएस हो गया, ये आपका इंडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, ब्रुनेई हो गया, इंडोनेशिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और फिजी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट टाइम एवियन फ्लू इज सीन इन कीटेशियन। पहली बार एवियन फ्लू को देखा गया कीटेशियंस पे भी, तो हम जानेंगे इसके बारे में। A bottlenose dolphin found dead in Florida Canal in the spring tested positive for highly virulent strain of bird flu। एक 2 बोटलनोज डॉल्फिन थे, वो मृत पाई गई है फ्लोरिडा कैनाल के पास। जब उसको टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव पाई गई है हाईली वायलेंट स्ट्रेन से बर्ड फ्लू के, जिसको हम यूरेशियन H5N1 भी कहते हैं। इट हैज ऑल्सो बीन फाउंड इन अदर मैराइन मैमल सच एज प्रोपोइज एंड वेल। और ये जो है ये पाए जाते हैं अदर मैराइन मैमल में भी, जैसे कि प्रोपोइज हो गया, वेल हो गया, जिसको कि हम कीटेशियन भी कहते हैं। Cetaceans are called sentinels of ocean health as it provide insight into marine ecosystem health। और जो आपका सिटेशियंस है इनको सेंटिनल्स भी कहते हैं ओशियन के हेल्थ के लिए, क्योंकि ये बताते हैं जो मैराइन इकोसिस्टम का हेल्थ है उसको दर्शाते हैं। While experts emphasize that the risk to human remains low, the spread of virus to new species poses potential risk to wildlife and provide the virus with new chances to mutate and adapt to mammalian host। एक्सपर्ट्स जो है वो एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जो रिस्क है ह्यूमन के लिए वो अभी कम है, लेकिन जो ये स्प्रेड हुआ वायरस का न्यू स्पीसीज में, इसके कारण पोटेंशियल रिस्क है वाइल्ड लाइफ के ऊपर, और ये प्रोवाइड करता है वायरस को एक नया चांस कि वो और ज्यादा म्यूटेट हो सकता है, और हो सकता है कि वो एडेप्ट कर ले खुद को मेमेलियन होस्ट के लिए भी, यानी आने वाले समय में हो सकता है हमारे लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कीपिंग बिग टेक इन चेक। यहाँ बात कही जा रही है कि जो बड़े बड़े कंपनियां हैं उसको चेक में रखने की, तो जानेंगे ऐसा क्यों कहा गया है। US and India are looking to remove special protection available to social media platform called Safe Harbor। US और इंडिया जो है वो रिमूव करने का सोच रहा है स्पेशल प्रोटेक्शन जो कि दिया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, जिसको कि सेफ हार्बर कहते हैं। ये सेफ हार्बर है क्या? In US, social media company enjoy special protection under US the Communication Deficiency Act। It is similar to Section 79 of India Information Technology Act
2000, which classifies social media platform and intermediary and broadly shield them from legal action based on content user post on their platform. यूएस में सोशल मीडिया कंपनी जो है वो एंजॉय करती है स्पेशल प्रोटेक्शन को कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट के अंतर्गत। ये सिमिलर है जैसा कि सेक्शन 79 है इंडिया के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, जो कि क्लासिफाई करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कि वो एक इंटरमीडिएरी और ब्रॉडली उनको शील्ड करता है लीगल एक्शन से, जो कि बेस्ड है कंटेंट के ऊपर जो यूजर पोस्ट करते हैं उनका प्लेटफॉर्म पे। बोथ दिस रेगुलेशन ऑफर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समथिंग कॉल्ड सेफ हार्बर, और ये दोनों रेगुलेशन जो है ये ऑफर करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कुछ जिसको कि हम सेफ हार्बर करते हैं। सॉरी, रेशनल बिहाइंड सेफ हार्बर, क्या रेशनल था ये जो सेफ हार्बर उनको प्रोवाइड किया गया था? Since platform cannot control at the first instant what user post on their site, they should not be held legally liable for any objectionable content they host as long as they agree to take such content down when flagged by the government or various court. जो प्लेटफॉर्म है वो नहीं कंट्रोल कर सकते पहले इंस्टेंस में कि क्या यूजर पोस्ट करेंगे उनके साइट में, इसलिए उनको लीगली लायबल नहीं बनाना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट के लिए जो कि होस्ट पोस्ट कर रहा हो। इस कारण जब तक कि वो तैयार हो उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट या वेरियस कोर्ट अगर कहता है तो तब तक उनको लायबल नहीं मानना चाहिए, ये उनका कहना है। ऑल्दो टेक प्लेटफॉर्म कैन हेल्प कीप अस कनेक्टेड, create a vibrant marketplace of idea and open up new opportunity for bringing product and service to market, they can also divide at and weak serious real world harm. ये जो टेक प्लेटफॉर्म है ये हम लोग को कनेक्ट करते हैं, एक वाइब्रेंट मार्केट प्लेस प्रोवाइड करते हैं आइडिया के लिए, ओपन करते हैं न्यू अपॉर्चुनिटी को एक साथ प्रोडक्ट के लिए सर्विस के लिए मार्केट का, लेकिन ये हम लोग को डिवाइड भी करते हैं, हैवॉक भी क्रिएट करता है रियल वर्ल्ड में जो कि बहुत ज्यादा हार्म भी होता है, जिसके कारण आवश्यकता है एक रेगुलेशन की। जो स्मॉल नंबर डोमिनेंट इंटरनेट प्लेटफॉर्म है जो कि यूज करे अपने पावर को एक्सक्लूड करने के लिए मार्केट एंट्रेंट को, जो कि इंगेज है रेंज सीकिंग और गैदर करते हैं इंटीमेट पर्सनल इंफॉर्मेशन को अपने खुद के एडवांटेज के लिए। ये जो प्लेटफॉर्म है वो करेंटली शिल्डेड है, वो लायबल नहीं होते हैं और लेक एडुकेट इंसेंटिव के कारण रिजनेबली एड्रेस नहीं कर रहे इश्यू को, जैसे कि चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो गया, साइबर स्टॉकिंग हो गया, नॉन कंसेंसुअल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इंटीमेट इमेज ऑफ एडल्ट का, इस सब के ऊपर वो नहीं एक्शन ले रहे हैं। की प्रिंसिपल टू कीप द पावर ऑफ सोशल मीडिया इन चेक, जो की प्रिंसिपल है जो कि कह रहा है कि जो पावर है सोशल मीडिया को उसको चेक करने की आवश्यकता है यूएस में। तो इनहेंस कंपटीशन, जो कंपटीशन बढ़ा इस कारण प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए, केयर करने के लिए यूथ के मेंटल हेल्थ को, डिस्करेज करने के लिए जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किया जा रहा है इसके माध्यम से, बैन करने के लिए इलीगल और एब्यूसिव कंडक्ट को जो कि इंक्लूड करता है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को, करेक्ट एल्गोरिथम डिस्क्रिमिनेशन के लिए, इनकरेज करने के लिए ट्रांसपेरेंसी को और ज्यादा अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए। इसका अदर सोल्यूशन क्या हो सकता है? हम लोग को सेट करना होगा एक क्लियर लिमिट को जो एबिलिटी होगा कलेक्ट करने के लिए, यूज करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए और मेंटेन करने के लिए हमारे पर्सनल डाटा को, और लिमिट करना होगा टारगेटेड एडवर्टाइजिंग को, जो स्टेप जो कि लिया गया। तो इंडिया ने नोटिफाई किया है एक्सटेंसिव चेंजेस को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 पे। इसमें कहा गया है क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट बैंक ग्रीवेंस एपीलेट कमिटी विच वुड हैव द अथॉरिटी टू रिव्यू एंड रिवोक कंटेंट मॉडरेशन डिसीजन टेकन बाय प्लेटफॉर्म, यानी क्रिएट किया जाएगा एक गवर्नमेंट बैंक ग्रीवेंस एपीलेट कमिटी को जिसके पास अथॉरिटी होगा कि वो रिव्यू कर सकता है, रिवोक कर सकता है कंटेंट मॉडरेशन डिसीजन को जो कि लिया जाएगा प्लेटफॉर्म के लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उनको अपॉइंट करना होगा की पर्सनल को जो हैंडल करेंगे लॉ इन्फोर्समेंट रिक्वेस्ट को और यूजर के ग्रीवेंस को। इनेबल करेगा ये आइडेंटिफिकेशन को पहले ओरिजिनेटर का इंफॉर्मेशन का प्लेटफॉर्म पे कुछ कंडीशन पे। इंडिया जो है वो एक कंप्लीट ओवरऑल कर रहा है अपने टेक्नोलॉजी पॉलिसी पर, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो बहुत जल्द रिप्लेसमेंट लाएगा आईटी एक्ट 2000 का, जो कि इंश्योर करेगा नेट न्यूट्रलिटी, डाटा प्राइवेसी और एल्गोरिथमिक अकाउंटेबिलिटी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। लेकिन सोशल मीडिया कंपनी जो है वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं इस प्रोविजन को आईटी रूल का, क्योंकि उनका मानना है ये डाइल्यूट कर रहा है इंक्रिप्शन सिक्योरिटी को उसके प्लेटफॉर्म पे और ये कॉम्प्रोमाइज करता है पर्सनल मैसेज को मिलियन ऑफ इंडियंस का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्ड स्टील फ्राइगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A तारागिरी लॉन्च। तो ये तारागिरी है क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो ये तीसरा स्टील फ्राइगेट है प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत तारागिरी। द वेसल इज बीइंग लॉन्च विथ एन अप्रोक्सीमेट लॉन्च वेट ऑफ 3500 टन। ये जो वेसल इसको लॉन्च किया गया इसका अप्रोक्सीमेटली लॉन्च वेट जो है वो 3500 टन है। दिस इज द थर्ड इन लाइन ऑफ 4 फ्रिगेट टू बी मेड बाय मैजगॉन शिपयार्ड लिमिटेड। ये जो है तीसरा है आपका, जो 4 फ्रिगेट बनना था उसमें से ये तीसरा है जिसको बनाया जा रहा है मैजगॉन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा। डिजाइन बाय इंडियन नेवी इन हाउस डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन द ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन। इसको डिजाइन किया गया है इंडियन नेवी इन हाउस डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन के द्वारा।
प्रोजेक्ट 17A के बारे में हम जान ले। इसको स्टार्ट किया गया था 2015 में। ये इन्वॉल्व करता है कि बिल्ड किया जाएगा 7 स्टील फ्राइगेट को, जिसका एस्टिमेट कॉस्ट जो है वो 50,000 करोड़ रखा गया है। ये जो 7 कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें से 3 फ्राइगेट को GRSC कोलकाता तैयार कर रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट है अनदर 4 फ्राइगेट का ये दिया गया था आपका गवर्नमेंट ऑन मजगांव डॉक लिमिटेड को, जो कि आपका मुंबई में है। फ्राइगेट और डिस्ट्रॉयर होता क्या है? फ्राइगेट जो है वो यूजुअली यूज करता है एक एस्कॉर्ट व्हीकल को, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन और ऑक्सिलरी कंपोनेंट को स्ट्राइक ग्रुप के दौरान। जबकि डिस्ट्रॉयर जो है वो जनरली इंटीग्रेटेड होते हैं कैरियर बैटल ग्रुप में एयर डिफेंस कंपोनेंट और यूटिलाइज करते हैं, प्रोवाइड करते हैं टेरिटोरियल एयर और मिसाइल डिफेंस को। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.